एमपी बोर्ड के ऑल स्टूडेंट्स 12th क्लास के कि जो किसी भी ज़िले से हो, सभी का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। क्योंकि एमपी बोर्ड ने पहले हिंदी मीडियम के लिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास छाप रखा था, पद्य साहित्य का इतिहास, कविता का इतिहास, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए पहले यह नहीं था। अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की हिंदी एक ही है, तो अब दोनों में से एक तो 10th तक 11th तक पढ़ चुके हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी विषय का जो पद्य साहित्य का इतिहास वो पढ़ चुके हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स थे वो अभी तक उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, इस टॉपिक से वो परिचित नहीं थे। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं एमपी बोर्ड के, वो किसी भी ज़िले के हों मध्य प्रदेश के, वो सभी इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत काम का है। और जो न्यू ब्लूप्रिंट आई है एमपी बोर्ड की अभी 2021-22 की, उसमें ये टॉपिक सम्मिलित है और इसी टॉपिक से कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। यही मेरी उम्मीद है, यही अभिलाषा है कि आपके लिए वो उम्मीद यूज़फुल हो और साथ में बहुत उपयोगी भी हो। तो परीक्षा संबंधी जो भी समस्याएं आएंगी वो सब हल हो जाएं और परीक्षा में आप इससे संबंधित प्रश्नों को लिख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है छायावाद 1920 से 1936, यानी 16 साल तक जो कविता का काल रहा, आधुनिक काल के तीसरे युग के रूप में छायावाद है। और छायावाद के संबंध में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है पहले तो वो देखेंगे, और इसके बाद में फिर इसके विशेषताएं, प्रवृत्तियां और सभी चीज़ें समझेंगे। प्रमुख कवियों के नाम, उनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा, यूज़फुल होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। चलिए देखिए, हिंदी कविता में आधुनिक युग तथा नवीन युग के सूत्रपात का क्षेत्र श्रेय छायावादी युग को है। यानी हिंदी कविता में आधुनिकता तथा नवीन युग के, हिंदी कविता में आधुनिकता और नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को है, यह युग को प्रदान किया जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की उपज है। जो द्विवेदी युगीन काव्य था, द्विवेदी युगीन जो कविताएं थी, उनकी जो प्रवृत्ति थी उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। माने जो द्विवेदी युगीन कविताएं थी उनके ऊपर प्रतिक्रिया जिन कवियों ने दी, तो वह छायावाद का उदय माना जाता है उससे, कि छायावाद ऐसे जन्म लिया कि उन कविताओं के लिए जो इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी वो उस पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसके बारे में कुछ, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। एक तो कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। व्यंजना करता है माने अभिव्यक्ति करता है, प्रकट करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। किस रूप में? वो दो अर्थों में। कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम, अनंत यानी ईश्वर, अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में, चित्र जैसी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकारों की व्यंजना करता है, अभिव्यक्ति करता है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, यही छायावाद है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार छायावाद की परिभाषा है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के विषय में कहा, तो वो क्या कहा? छायावाद को उन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। यानी स्थूल माने ईश्वर के प्रति, सूक्ष्म मीन्स आत्मा का विद्रोह बताया गया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानस यानी मस्तिष्क अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद है। जो प्रकृति का सूक्ष्म सौंदर्य है उसमें अगर आध्यात्मिकता आ जाए या उस आध्यात्मिकता की छाया का भाव आ जाए, उसी को छायावाद कहा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। आगे जो है
छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताई। छायावादी काव्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों को हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो विषयगत प्रवृत्तियाँ, दूसरा विचारगत प्रवृत्तियाँ, तीसरा शैलीगत प्रवृत्तियाँ। तो विषयगत प्रवृत्तियाँ मतलब विषय, अलग अलग विषय रखे गए जो कि अनेक प्रकार के विषय रहे। विचारगत, इसमें विचार भी थोड़े अलग हटके रहे। विषय भी द्विवेदी युग और भारतेंद्र युग से अलग विषय रहे, विचार भी द्विवेदी युग और भारतेंद्र युग से अलग विचार रहे, और शैली भी जो रही वो दोनों युग से अलग रही। यानी पूर्व के जितने भी युग हैं, जितने भी वाद हैं, उन सब से अलग हटके जो शैली अपनाई गई वो छायावाद में अपनाई गई है। विषयगत प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की अभिव्यंजना हुई है, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। एक तो इसकी अभिव्यंजना हुई है विषयगत प्रवृत्तियों में कि मुख्य विषय क्या रहा छायावाद का, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, यह मुख्य विषय रहा। प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम व्यंजना, प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना, ये दूसरा विषय रहा। अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद, अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद, जो इस लोक से संबंधित प्रेम ना हो वो अलौकिक प्रेम कहलाता है, और इसमें कुछ रहस्य है इसलिए इसको रहस्यवाद कहा। तो एक पे जो पहली प्रवृत्ति बताई उसके बारे में क्या कहा, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का अंकन किया है। प्रेम के क्षेत्र में वे किसी रूढ़ि, मर्यादा या नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते। इनके प्रेम की दूसरी विशेषता वैयक्तिकता है। हिंदी में पहले भी श्रृंगारी कवियों ने प्रेम वर्णन किया, किंतु प्रेम मार्गी कवियों को छोड़कर सभी ने राधा, पद्मिनी, उर्मिला, यशोधरा को माध्यम बनाया, जबकि छायावादी कवियों ने निजी प्रेमानुभूतियों की व्यंजना की है, अपने खुद के प्रेम की अभिव्यंजना की, जबकि पुराने युग के कवियों ने या प्रेम मार्गी कवियों ने राधा, पद्मिनी, उर्मिला और यशोधरा को माध्यम बनाया था। इन्होंने श्रृंगार के स्थूल क्रियाकलापों की बजाय सूक्ष्म भाव दशाओं का उद्घाटन किया। उन्हें स्थूल क्रियाकलाप जो दिखते हों, सूक्ष्म भाव या दशाएं जो दिखती ना हो, उनका इन्होंने जो है उद्घाटन किया। चौथी विशेषता है कि उनकी प्रणय गाथा का अंत असफलता एवं निराशा में होता है। छायावादी युग के जो कवियों की प्रणय गाथा है उसका अंत असफलता और निराशा में हुआ है। प्रेम निरूपण में सबसे अधिक सफलता विरह अनुभूति के वर्णन में मिली। विरह यानी वियोग श्रृंगार से संबंधित बातें, वियोग श्रृंगार रस से संबंधित काव्य को ज़्यादा रचा गया, इसलिए विरह अनुभूति का वर्णन मिला है। प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना, तो ये जो ऊपर वाला था नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, इसमें जो बाद में बात बताई कि श्रृंगार के स्थूल क्रियाकलापों की बजाय, श्रृंगार रस के जो स्थूल जनित दिखने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनकी बजाय भाव सौंदर्य के सूक्ष्म दशाओं को उद्घाटन किया, यानी भावना की सुंदरता पर ध्यान दिया, शारीरिक क्रियाकलापों पर कम ध्यान दिया गया। चौथी विशेषता उनकी प्रणय गाथा जो थी वो असफलता और निराशा पर खत्म हुई और प्रेम का निरूपण हुआ। विरह अनुभूति का वर्णन ज़्यादा मिला है। प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना, प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों ने श्रृंगारिकता का दूसरा रूप लिया। माने छायावादी कवियों की श्रृंगारिकता का दूसरा रूप है प्रकृति प्रेम और प्रकृति का सौंदर्य। नारी के साथ साथ प्रकृति प्रेम और प्रकृति सौंदर्य की प्रेम व्यंजना इसमें हुई है। प्रेम प्रकृति में नारी और प्रेयसी दोनों की छवि और सौंदर्य को देखते हैं। प्रकृति को उन्होंने नारी भी देखा, प्रेयसी भी के रूप में देखा, किसको, प्रकृति को, और उसके सौंदर्य का वर्णन, उसकी छवि के सौंदर्य का वर्णन किया। पत्तों और फूलों की मरमर, भ्रमरों की गुनगुन में उन्होंने पायल की झंकार या मधुर आलाप सुनाई देती है। माने भौरों की गुंजन में, भ्रमरों की गुंजन में और फूलों की मरमर में उन्हें गुनगुन और पायल की झंकार की मधुर आलाप सुनाई देती है। उन्होंने प्रकृति को सचेतन मानकर, यानी उसका मानवीकरण किया और नारीकरण किया। प्रकृति को नारी माना और मनुष्य माना, इसलिए मनुष्य माना तो मानवीकरण, नारी माना तो नारीकरण। अलौकिक प्रेम और या रहस्यवाद, प्रेम पथिक और आंसू में प्रसाद जी ने सबसे पहले अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। रहस्यवाद में पहले वियोग फिर संयोग होता है, छायावाद में इसके विपरीत है, पहले संयोग फिर वियोग, जबकि रहस्यवाद में पहले वियोग है फिर संयोग है। और छायावाद में क्या बताया, माने प्रेमी प्रेमिका का वियोग रहस्यवाद में पहले होता है और उनका मिलन बाद में होता है।
जबकि छायावाद में प्रेमी प्रेमिका का पहले संयोग होता है, मिलन होता है, फिर बाद में उनका बिछोड़ना होता है जिसको वियोग कहते हैं। इस तरह की विपरीत अभिव्यक्ति इसमें आई है। अब विचारगत प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं छायावाद की, वो देखिए। तो छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद। तो अद्वैतवाद मतलब होता है जब ईश्वर को सिर्फ एक माना जाए, अनेक ना माना जाए, तो अद्वैतवाद है। द्वैत माने बने ईश्वर के कई रूप मानना, और यहाँ ईश्वर को एक माना। सर्वात्मवाद माने सभी आत्माओं की आत्मा एक परमात्मा है। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों और बाह्य चारों यानी बाह्य आडंबरों से मुक्त व्यापक मानव और हित चिंतन है। व्यापक मानव हित चिंतन इसमें बताया। समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद का उपयोग किया। राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व शांति का समर्थन किया। समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद के सभी समाजों में समन्वय हो, हिलमिल कर रहें, ये समन्वय की रीति अपनाई, प्रवृत्ति अपनाई, और वो भी कविताओं का विषय रहा। फिर राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व शांति का समर्थन किया, यह भी एक विचारगत प्रवृत्ति रही। पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदय तत्व की प्रधानता रही है, इसकी मुख्य प्रवृत्ति है विचारगत प्रवृत्तियों में। साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद का या सौंदर्यवाद का चित्रण हुआ है। शैलीगत प्रवृत्ति में छायावादी शैली प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मतलब छायावाद की जो शैलियाँ हैं, टेक्निक है कविता लिखने की, उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं। एक तो मुक्तक गीत शैली, यानी मुक्तक गीत ज़्यादा लिखे, प्रतीकात्मकता अधिक रही, प्रतीकों को मान कर बिंब अधिक दिए, उदाहरण अधिक दिए। प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में सफल प्रयोग हुआ है। कोमलकांत संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग हुआ है। एक तो कोमल शब्दावली, कोमलकांत शब्दावली, और वो भी संस्कृत से युक्त हो, ऐसी शब्दावली पदावली को लिया है। गीत शैली के सभी प्रमुख तत्व वैयक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और कोमलता, ये सभी गुण उसमें विद्यमान हैं गीत शैली में। तो इस तरह से ये इसकी शैलियाँ हैं शैलीगत प्रवृत्तियों में। फिर छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएँ। सबसे पहले और प्रमुख कवि जो हैं छायावाद के, जो सबसे प्रमुख, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, प्रथम गण्य माने जाते हैं, वह है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद ने प्रारंभ में ब्रजभाषा में कविताएं लिखी। सन 1913-14 में वे खड़ी बोली में कविता करने लगे। पहले तो ब्रज में लिखी, फिर वे खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी उनकी अंतिम काव्य रचना है। यह एक महाकाव्य है जो कि छायावाद का प्रमुख महाकाव्य है। कौन? कामायनी। प्रेम पथिक लघु प्रबंध काव्य, छोटा प्रबंध काव्य है, यानी खंड काव्य जिसको कहते हैं। आंसू खंड काव्य है और प्रेम पथिक लघु प्रबंध काव्य है। और महाकाव्य का जो रूप है कामायनी, वो भी एक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। विरह काव्य है। कौन सा? आंसू जो है खंड काव्य तो है, पर विरह काव्य है, यानी वियोग श्रृंगार से युक्त काव्य है आंसू। कानन कुसुम, झरना, लहर स्फुट कविताओं के संग्रह, यानी फुटकर कविताओं के संग्रह। स्फुट माने फुटकर। प्रसाद जी छायावाद के प्रौढ़तम श्रेष्ठ कवि हैं। प्रौढ़तम और श्रेष्ठ कवि। सुमित्रानंदन पंत दूसरे प्रमुख कवि। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तरा, वीणा पंत जी का प्रभाव है। पल्लव में निराशा और प्रकृति चित्रण है। पल्लव में निराशा और प्रकृति चित्रण है। गुंजन में नारी सौंदर्य एवं मानववाद की प्रवृत्ति द्रष्टव्य है, देखने को मिलती है। द्रष्टव्य माने ग्रंथि एक छोटा प्रबंध काव्य है जिसमें असफल प्रेम की कहानी है। ग्रंथि में एक छोटा प्रबंध काव्य लघु प्रबंध काव्य है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक लघु प्रबंध काव्य था, वैसे ही सुमित्रानंदन पंत का ग्रंथि एक छोटा प्रबंध काव्य है, लघु प्रबंध काव्य है, जिसमें असफल प्रेम की कहानी बताई गई है। युगांत में छायावादी युग का अंत हो जाता है, युगांत में, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तीसरे प्रमुख कवि किसके?
छायावाद के। वैसे 4 आधार स्तंभ हैं इस छायावाद के। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, सूर्य निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा महादेवी वर्मा। ये 4 आधार स्तंभ है छायावाद के। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी तीसरे प्रमुख कवि हैं जिनकी रचना परिमल, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना निराला जी की रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद की सभी प्रवृत्तियां हैं, कहीं कहीं रहस्यवाद भी है। बाद में निराला जी प्रगतिवादी हो गए। बाद में निराला जी क्या हो गए? प्रगतिवादी। अब आगे चौथे कवि के रूप में महादेवी वर्मा को बताया गया है। महादेवी वर्मा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की काव्य रचनाएँ हैं। इन 4 प्रमुख कवियों के अतिरिक्त मुकुटधर पांडे, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल इनका टाइटल है। मोहनलाल महतो वियोगी भी इनका टाइटल है मोहनलाल महतो का। जानकी वल्लभ शास्त्री भी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अब ये लिस्ट दिए प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद पहले कवि, कामायनी लहर, आंसू झरना, सुमित्रानंदन पंत के पल्लव, ग्रंथि, गुंजन वीणा, उच्छ्वास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं परिमल, अणिमा, अनामिका, तुलसीदास। महादेवी वर्मा की रचनाएं रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्यगीत। राम कुमार वर्मा की निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। इस तरह से ये छायावाद यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला जो वाद है वो रहस्यवाद है, यानी काल निर्धारण कठिन है रहस्यवाद का, क्योंकि सभी कालों में थोड़ा थोड़ा व्याप्त है रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। कितनी अच्छी परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उनके अनुसार। और ये निबंध सम्राट कहलाते हैं। कौन? कालजयी समीक्षक हैं, कालजयी श्रेष्ठ लेखक हैं, निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो फिर उन्होंने छाया रहस्यवाद के विषय में भी कुछ परिभाषा दी। वो क्या दिए? चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। यानी चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद माने एक ईश्वर को मानना, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। बाबू गुलाब राय ने भी परिभाषा दी है, प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति। जड़ मीन्स निर्जीव वस्तुएं, चेतन मीन्स सजीव वस्तुएं। इन सब का एकीकरण करने की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा जाता है। लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। सूक्ष्म सत्ता मीन्स ईश्वरीय सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। रहस्यवाद का अर्थ छिपी हुई बात। अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ वह विचारधारा या वाद जिसका आधार अज्ञात है, जिसका आधार किसी को पता ना हो, जिसका आधार अज्ञात हो, वही रहस्यवाद है। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कविताओं को प्रिय रहा है या कवियों को प्रिय रहा है। माने सृष्टि का आरंभ से ही कवियों को रहस्यवाद प्रिय रहा है। रहस्यवाद के 3 प्रमुख लक्षण। अद्वैतवादी विचारधारा की स्वीकृति, ईश्वर को एक मानना, इस विचारधारा की स्वीकृति, इसी को कहते हैं अद्वैतवादी विचारधारा की स्वीकृति। आत्मा और परमात्मा एक हैं, अभिन्न हैं, ये भी अद्वैतवाद है। यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। अलग अलग माने तो द्वैतवाद और एक माने तो अद्वैतवाद। ठीक है। उस असीम शक्ति से रागात्मक संबंध की अनुभूति। रागात्मक मतलब प्रेम पूर्ण। रागात्मक मीन्स होता है प्रेम पूर्ण, प्यार भरे संबंधों की अनुभूति माने फीलिंग्स है। असीम सत्ता माने जो ईश्वर है उसको असीम सत्ता कहा। उससे प्रेम पूर्ण संबंध की जो अनुभूति है, जो फीलिंग्स है, उसको रहस्यवाद में बताया। भाषा के माध्यम से अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना। सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि कबीर और जायसी माने गए हैं।
सर्वप्रथम रहस्यवादी कबीर और जायसी माने गए, कबीरदास और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये दो प्रमुख कवि रहस्यवादी माने गए हैं। बाद में और दूसरे कवि भी हुए। आधुनिक युग में रहस्यवादी कवियों में जयशंकर प्रसाद सर्वप्रथम है ना। जैसे और अन्य युगों में कबीर और जायसी, वैसे सर्वप्रमुख है या सर्वप्रथम है जयशंकर प्रसाद। जो तदोपरांत निराला जी ने तुम तुंग हिमालय श्रृंग में चंचल गति सुर सरिता कहकर अलौकिक के साथ अपना स्पष्ट संबंध जोड़ लिया है। ये उनकी कविता की पंक्ति है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग में चंचल गति सुर सरिता, चंचल गति से चलने वाली सुरों की या देवताओं की सरिता है। आगे लिखा है, पंत जी भी प्रारंभ में रहस्यवादी रहे। रहस्यवाद की साधना में अकेली महादेवी वर्मा विरह के गीत ही गाती रही हैं। महादेवी वर्मा ने विरह के गीत गाए, इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अद्वैतवादी मान्यता ही नहीं, आत्मा और परमात्मा एक है या ईश्वर एक है। दाम्पत्य प्रेम पद्धति, दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम होना चाहिए उसकी पद्धति क्या है, ये भी प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रेम में स्वच्छता एवं पवित्रता हो, ये भी इसकी प्रवृत्ति है। दैन्य एवं आत्मसमर्पण की भावना, प्रतीकात्मकता, मुक्त गीत शैली, ये सब प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषता हैं। अगला है रहस्यवाद के प्रमुख कवि, कबीर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, सभी ने इस शैली में लिखा है, इस शैली को अपनाया है। ये सभी रहस्यवादी कवि हैं। रामकुमार वर्मा आदि कवि अंशतया, रामकुमार वर्मा और अन्य कवि अंशतया रहस्यवाद के कुछ सोपानों पर चढ़ सके हैं, इसलिए इनकी रचनाओं में कुछ स्थानों पर रहस्यवाद की झलक मिलती है। प्रगतिवाद, अब अगला वाद आया प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक। बाकी रहस्यवाद का काल निर्धारण या टाइम पीरियड उसका डिसाइड नहीं किया जा सकता, केवल इसका तो बताया जा सकता है कब कब रहस्यवाद है। और साथ में ध्यान देना, अब आया प्रगतिवाद। छायावाद के बाद में प्रमुखवाद के रूप में प्रगतिवाद को समझा जाता है। इसमें देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। राजनीति में साम्यवाद और काव्य के क्षेत्र में रहस्यवाद। तो इसमें जो दिया गया वो देखिए, क्योंकि अब मुझे वीडियो रोक देना चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, मैं वीडियो रोक रहा हूँ। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताओं तक जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।